गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र क्या है, यानी मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन, यानी दोनों के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, संरचना है जो जनन के रूप में कार्य करती है और किस प्रकार से यह तंत्र दोनों के अंदर कार्य करता है। विद्यार्थियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने NCERT आधारित 10 क्लास से लिया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हार्मोन्स या फिर नर और मादा जनन अंग से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नर जनन तंत्र। देखिए विद्यार्थियों, नर के अंदर यह है नर जनन तंत्र का पूरा डायग्राम। इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं वृषण। वृषण यानी टेस्टिस, और ये पूरा कोष होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृषण कोष। क्या बोलते हैं इसको, वृषण कोष। इसके अंदर एक जोड़ी वृषण होता है और यह नलिकाकार संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। इसके बाद ये हो गया मूत्राशय, यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है और यहाँ से नली निकलती है जिसे क्या कहते हैं, मूत्र नलिका। और ये हो गया मूत्राशय और ये हो गया क्या, शुक्र से, जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं। साथ ही यहाँ एक प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है और ये होता है पूरा नलिकाकार संरचना जिसे शिशन कहते हैं। और ये नली होती है जो मूत्र मार्ग कहलाता है। यह शुक्राणु और मूत्र निर्माण का कॉमन मार्ग है, यानी दोनों के लिए एक ही मार्ग है। देखिए क्या होता है, नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिकाओं को निषेचन तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जो नर जनन तंत्र के अंदर आने वाले अंग कौन कौन से हैं, साथ ही नर जनन कोशिका को निषेचन स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, नर जनन अंग बनाते, सिस्टम बनाते। देखिए आगे, नर जनन कोशिका या शुक्राणु निर्माण वृषण के अंदर होता है। जो ये वृषण है, इस वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। विद्यार्थियों, किसके अंदर होगा, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर। उदर गुहा के बाहर की तरफ वृषण कोष में स्थित, जो उदर यानी पेट की तरफ, बाहर की तरफ ये दोनों लटके रहते हैं और वृषण कोष में स्थित होते हैं। इस कारण शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। बाहर इसलिए लटके रहते हैं ताकि इनका ताप शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन एवं स्त्रवण के लिए वृषण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा उसके उत्पादन के लिए वृषण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शुक्राणु उत्पादन यानी शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों के अंदर यौवन अवस्था के लक्षण को भी नियंत्रण करता है। जैसे यौवन अवस्था के लक्षण विद्यार्थियों, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, गुप्त अंगों के अंदर हेयर आना यानी बाल आना, साथ ही शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होना, ये सारे के सारे यौवन आवरण के लक्षण हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा दिखाई देते हैं। शुक्राणु उत्पादन के निर्माण या शुक्रवाहिका मोशन शुक्रवाहिका द्वारा होता है। ये शुक्रावाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। यहाँ पे देखिए मूत्राशय से जो नली आ रही है, इस नली से एक संयुक्त नली बना रही है, कॉमन नली। कौन सी है, कॉमन नली, जो संयुक्त नली बनती है। और विद्यार्थियों देखिए, अतः मूत्र मार्ग यानी यूथ्रा शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक उभय मार्ग, उभय यानी कॉमन मार्ग है, यानी मूत्र और शुक्राणु दोनों को निकालने के लिए एक ही मार्ग है और वो है ये, क्या है, शिशन। प्रोटेस्ट और शुक्राशय अपने स्राव को शुक्रवाहिका में डालेंगे जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आएगा, वीर्य के रूप में। किस में आएगा, तरल माध्यम में, जिसके कारण स्थानांतरण सरलता से हो जाता है। जब शुक्राणु के अंदर
एकत्रित हो गए, उसके बाद जो तरल माध्यम में आएगा जिसके कारण इसका स्थानांतरण क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। किसका, शुक्राणु का स्थानांतरण आसानी से, सरलता से। साथ ही पोषण प्रदान भी होता है। शुक्राणु की सूक्ष्म संरचना होती है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होती है। विद्यार्थियों, जो नर जनन की टेस्टिन होती है उसके अंदर जो शुक्राणु निर्मित होती है वो आनुवांशिक पदार्थ होती है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये लंबी पूंछ होती है जिन्हें हम मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करते हैं। इस टाइप का शुक्राणु होता है विद्यार्थियों जो लंबी पूंछ वाला होता है, जो तैरने में सहायता करता है मादा जनन के अंदर। तो यह था विद्यार्थियों कौन सा, नर जनन तंत्र। इसके अंदर मुख्य भागों को याद रखना है। शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वसन, मूत्रमार्ग, वृषण कोश, शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिनी और मूत्र नलिका। साथ ही यहाँ पर एक और वृषण आता है जिसे कहते हैं अधिवृषण भी कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है या है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, इसमें एक और तंत्र है जिसे कहते हैं मादा जनन तंत्र। कौन सा तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए, मादा जनन कोशिकाओं व अंड निर्माण के लिए अंडाशय में होता है। जो ये अंडाशय यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर अंड निर्माण का होता है। पहले विद्यार्थी देखते हैं इनमें कौन कौन से भाग है मादा जनन तंत्र। तो यहाँ पर यह नलिकाकार संरचना होती है, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिका। और ये गोलाकार संरचना दोनों तरफ होती है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और यह चौड़ा भाग होता है, इसको बोलते हैं गर्भाशय। और इसके नीचे की तरफ ग्रीवा होती है, और साथ ही यह लंबी नलिकाकार संरचना उसको बोलते हैं योनि, जो ये गर्भाशय के नीचे की तरफ होती है। तो ये सारे के सारे मादा जनन तंत्र के अंग है। अब देखिए क्या होता है, मादा जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिकाओं के निर्माण में अंडाशय होता है, कुछ हार्मोन भी उत्पादित करता है। ठीक है, कौन, मादा जनन तंत्र। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। किसमें, मादा के अंदर। यौवन आरंभ में इनमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय प्रत्येक माह में अंड परिपक्व होता है, यानी दोनों में से 1 अंडाशय प्रत्येक माह में यह आता है और निषेचन के लिए। महीन अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडाशय गर्भाशय तक ले जाता है। जो ये फैलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय तक ले जाया जाता है, किसको, अंडे को। दोनों अंडवाहिका संयुक्त रूप से एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये थैली संरचना है ये, और थैली वाली संरचना को क्या कहा जाता है, गर्भाशय। और ये यहाँ पे ग्रीवा होती है, और ग्रीवा द्वारा योनि में खुलते हैं नीचे की तरफ। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में प्रवेश करेंगे, यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेंगे और ऊपर की तरफ यात्रा करके अंड कोशिका तक, अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, और अंड कोशिका मिल सकते हैं, और निषेचित अंडा विभाजित होकर नई गेंदनुमा संरचना या भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पर शुक्राणु जाएंगे, और शुक्राणु जाने के बाद फिर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब द्वारा यहाँ पर निषेचन होगा, और निषेचन होने से गर्भाशय में वापस भ्रूण का स्थापन होगा। जो गेंद जैसी संरचना होगी, कैसी होगी, गेंद जैसी संरचना बन जाएगी। किसके जैसी हो जाएगी, गेंद। और भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। कहाँ पे, गर्भाशय में। यहाँ पे ये गर्भाशय यहाँ पे कहीं भी स्थापित हो जाएगा। कौन, भ्रूण। जहाँ यह लगातार वृद्धि करेगा, कौन, भ्रूण वृद्धि करेगा, लगातार विभाजित होता रहेगा और अंगों का विकास होगा। ठीक है विद्यार्थियों, माँ गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष अनुकूलित होती है, अतः गर्भाशय में प्रत्येक माह में भ्रूण को ग्रहण करने के लिए पोषण की तैयारी करती है। आंतरिक परत मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। रुधिर, जो माँ के भ्रूण और रुधिर के पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। विद्यार्थियों, गर्भाशय और बच्चे के बीच में नाभि द्वारा एक जुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, जो बच्चे को पोषण साथ ही अन्य चीज यानी पदार्थ मिलते हैं। यह एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। कौन, प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है विद्यार्थियों, माँ और बच्चे के बीच में जो संरचना होती है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तस्त्रीनुमा, साथ ही गर्भाशय की भित्ति में धसी। इसमें भ्रूण को उत्तक की ओर प्रवृत्त होते हैं। माँ के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवृत्त द्वारा आच्छादित कर देते हैं।
माँ से इसको ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु वृहद क्षेत्र प्रदान करता है। कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ से जो ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह स्थानांतरण होते हैं। पूर्ण विकासशील द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में डाल दिया जाता है। यानी जब अपशिष्ट पदार्थ होता है भ्रूण का, वो भी रक्त के माध्यम से प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर में स्थानांतरित हो जाता है। माँ के शरीर में गर्भ विकसित हो जाता है और 9 माह के समय लगता है। साथ ही पेशिया संकुचन द्वारा शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह थी मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र की संरचना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। विद्यार्थियों, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और साथ ही अपने कॉपी में नोट बनाते रहे। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल मेरे लिंक के अंदर नीचे दिया हुआ है, इसको भी ज्वाइन करें ताकि इसकी PDF मिलती रहेगी।